हम हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार पढ़ेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और देखें। नमस्कार, आज के हमारे वीडियो का विषय है वर्ण विचार। इससे पूर्व हमने व्याकरण का अध्ययन किया था और हमने जाना था कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो आज के हम वीडियो में व्याकरण के अंग वर्ण विचार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्ण होता क्या है। हम देखो, वाक्य शब्दों के योग से बनता है, शब्द वर्णों के योग से बनता है और ये जो वर्ण है ये किससे बनता है? ये ध्वनि से बनता है। तो वर्ण किससे बनता है? ध्वनि से मान लो हमने बोला अ, तो यदि हमने बोला है तो ये ध्वनि है, लेकिन यदि हमने इस अ को यहाँ पर लिख दिया है तो ये क्या बन गया? ये वर्ण बन गया। तो वर्ण ध्वनि से बनता है, लेकिन भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको बोला है। लेकिन भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाएगी? वर्ण। यदि उसी ध्वनि को हम लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है? वर्ण बन जाता है। तो वर्ण की परिभाषा भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसका आगे विभाजन नहीं कर सकते। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई तो है, लेकिन वो लिखित इकाई है। यदि हम बोलते हैं तब तो वो ध्वनि है। यदि हम उसी ध्वनि को लिख देते हैं और उसका आगे विभाजन नहीं हो सकता तो फिर वो क्या बन जाता है? वर्ण बन जाता है। वर्ण का हम आगे विभाजन करते हैं। वर्ण, हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? 44 होते हैं, जो 2 भागों में विभक्त हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। तो सबसे पहले हम स्वरों की बात करते हैं। स्वर देखो कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? स्वर हैं। अब ये स्वर भी आगे विभाजित हैं, मूल या ह्रस्व स्वर। इसमें अ, ई, उ और री, ये 4 होते हैं। दीर्घ स्वर में आएंगे आपके आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और संयुक्त स्वर में आएंगे आपके ए, ऐ, ओ, औ। ए किससे मिलता है? अ और ई से मिलकर बनता है। ऐ किससे मिलकर बनता है? अ और ए से मिलकर बनता है। ओ, अ और उ से मिलकर बनता है। और औ, ओ और उ से मिलकर बनता है। ये नियम हम जब संधि सीखते हैं उनमें भी काम आते हैं। अयोगवाह स्वर हैं अंग और अह। तो ये स्वरों का वर्गीकरण हो गया है। स्वर 11 होते हैं, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर में ये बटे हुए थे। मूल और ये दीर्घ में ही बटे हुए हैं 11, लेकिन संयुक्त स्वर किस किस से मिलकर बने हैं हम यहाँ पर ये जानते हैं। अयोगवाह अंग और अह होता है। अब व्यंजन 33 होते हैं और ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, ये त वर्ग है और ये फ वर्ग है। तो ये 5 वर्ग होते हैं व्यंजन में, क, च, ट, त, प। और हर वर्ग में कितने व्यंजन हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो 5 वर्ग हैं और उनमें ही 5 समूह हैं, तो ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जिनकी संख्या 25 होती है। देखिए आप, 1, 2, 3, 4, 5 और इनमें 5 व्यंजन, तो 5 पंजे 25। और स्पर्श व्यंजन इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे मुख के किसी भी अंग को स्पर्श करके ही इनका उच्चारण होता है। या तो कंठ से निकलेंगे, या जीवा से निकलेंगे, या ओष्ठ पर स्पर्श होगा, या तालु पर होगा, या दंत पर होगा। हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे जब इनका विस्तृत रूप से अध्ययन कर लेंगे। तो ये जो 5 वर्ग हैं, इसको क वर्ग बोलेंगे, इसको च वर्ग बोलेंगे, इसको ट वर्ग बोलेंगे, इसको त वर्ग बोलेंगे और इसको प वर्ग बोलेंगे। य, र, ल, व, ये चारों व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है। श, स, ये ऊष्म व्यंजन है, क्योंकि इनको बोलते समय जब इनका उच्चारण करते हैं तो ऊष्मा का संचार होता है।
गर्मी का संचार होता है। तो ये यहाँ पर इनको क्या बोलते हैं, श, श, स, ह को ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्ष, क्षत्रिय जो होता है क्ष, वह क और श षटकोण इनसे मिलकर बनता है। त्र, त और र से, ज्ञ, ज और अय से ये मिलके बनता है। और श्र, श और र से, और द्य, ये विद्यालय का द्य है, ये द और य से मिलकर बनता है। उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं ढ और ढ, ये कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। उच्चारण के अनुसार व्यंजन के दो भाग होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगे और हमारे मुख से उच्चारण करते समय कम वायु निकलती है, उनको हम क्या बोलते हैं, अल्प प्राण। तो अल्प प्राण में कौन कौन से आएंगे, अल्प प्राण में वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और सभी अंतस्थ और सभी स्वर आते हैं। तो वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, सभी अंतस्थ व सभी स्वर आते हैं। हम इसको देखते हैं, समझ लेते हैं। वर्ग ये है, मैंने बताया भी था आपको, पहला, तीसरा और पांचवा, अर्थात क, ग और अ। पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा। तो ये पांचों जो वर्ग हैं, इनका पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर कौन सा होता है, अल्प प्राण होता है। और मैंने क्या बताया आपको, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये सब भी क्या होते हैं, ये अल्प प्राण ध्वनियाँ होती हैं। अल्प प्राण ध्वनियों को याद करने की एक ट्रिक भी है। अल्प आयु में 135 का अंत हुआ, वो स्वर्ग गए। अब यहाँ पे अल्प आयु से हम क्या समझते हैं, अल्प प्राण ध्वनियाँ, ठीक है। 135 का अर्थ यहाँ पे क्या हो गया, पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन वर्ग का, और अंत से अंतस्थ बन जाएगा और स्वर्ग से सारे स्वर बन जाएंगे। तो अल्प आयु में 135 का अंत हुआ, तो इसमें हम अल्प प्राण जो ध्वनियाँ हैं उनके बारे में जान पाएंगे। और अब अगला है महाप्राण, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में ज़्यादा समय लगे, मुख से अधिक वायु निकलती है। अल्प प्राण में हमने क्या बताया था कि बोलने में कम समय लगता है, मुख से कम वायु निकलती है, तो हमें कम प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन महाप्राण ध्वनियों में हमें बोलने में ज़्यादा समय लगता है, मुख से अधिक वायु निकलती है और बोलने में ज़्यादा प्रयत्न लगता है। अब महाप्राण ध्वनियों में कौन से व्यंजन आते हैं या कौन से वर्ण आते हैं, वर्ग का दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, पांचवा इसमें आ चुका है अल्प प्राण में, और इसमें कौन सा बचा है, फिर बचा हुआ दूसरा, चौथा और सभी ऊष्म व्यंजन। अब हम इसको देख लेते हैं। महाप्राण में दूसरा और चौथा ख और घ, छ और झ, ठ और ढ, थ और ध, फ और भ, और ये सारे ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह, ये सब किस में आएंगे, महाप्राण ध्वनियों में। कंपन के आधार पर भी व्यंजनों के या वर्णों के भेद होते हैं, घोष और अघोष। घोष को हम सघोष भी बोलते हैं। तो जब वर्णों के उच्चारण में नाद अर्थात हमारी जो मुख की स्वर तंत्रियाँ हैं वो झंकृत होती है, तो उनको क्या बोलते हैं, हम घोष वर्ण बोलते हैं। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अंतस्थ व ह आता है, तो घोष ध्वनियों में कौन सा आ जाएगा, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, और अंतस्थ सारे व्यंजन और ह आ जाता है। इसको ट्रिक से समझ जाते हैं, 345 की घूस देते ही अंदर हो, तो यहाँ से तीसरा, चौथा, पांचवा घूस से घोष समझ लो और अंदर से अंतस्थ और हो से ह। तो हम जब इस ट्रिक को याद कर लेंगे तो हमें याद हो जाएगा कि घोष वर्ण किसे कहते हैं। हम इसको समझ लेते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन और ह को देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, तीसरा, चौथा, पांचवा ग, घ, ये जो पीछे के तीनों हैं, ठीक है, और अंतस्थ य, र, ल, व, और ये वाला ओनली ह। तो ये सब किस में आ जाएगा, आपका घोष ध्वनियों में आ जाएगा, क्योंकि इनके उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं, नाद का उत्पन्न होता है। अघोष, जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का प्रयोग हो, स्वर तंत्रियाँ झंकृत नहीं होती। तो जब वर्णों का हम उच्चारण करें और नाद
की जगह केवल श्वास का प्रयोग होता है। यहाँ पर स्वर तंत्रियाँ झंकृत नहीं होगी, तो यहाँ पर कौन सी ध्वनियाँ होंगी? अघोष ध्वनियाँ होंगी। तो वर्ग का प्रथम, द्वितीय और श, स मतलब ये किस में आ जाएंगी? अघोष ध्वनियों में आ जाएगा। पहला दूसरा, वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और श, स हम इसको देखते हैं। ये पहला दूसरा है क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, ह, य, र, और ये श, स, ये तीनों, ये सब किस में आ जाएंगे? उन्हें हम अघोष ध्वनियाँ कहते हैं। तो वर्ग का प्रथम, द्वितीय इसमें आ जाएगा और श, स इसमें आ जाएगा। अब हम अगले वीडियो में उच्चारण स्थानों का अध्ययन करेंगे कि किस उच्चारण स्थान से कौन सी ध्वनियाँ निकलती है।